हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 24, ठीक है। और इसका नाम है सार लेखन, ठीक है, मतलब कॉम्प्रिहेंशन ऑफ समरी, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं दोबारा, कॉम्प्रिहेंशन और समरी, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, संप्रेषण शब्द संक्षिप्त शब्द से बना है। किससे बना है बताइए? संक्षिप्त शब्द से, ठीक है। देखिए, जिसका अर्थ है लघु या छोटा, ठीक है बच्चों। मतलब आपने क्या करना है, यहाँ पे छोटा करके लिखना है, ठीक है। देखिए, अब यह विस्तृत को लघु अथवा छोटा करने की प्रक्रिया को व्यक्त करता है। सार लेखन या संप्रेषण से तात्पर्य किसी ऐसे लेख आदि से है जो किसी बड़े आकार वाले लेख, निबंध तथा वक्तव्य आदि का संक्षिप्त किया हुआ अथवा सार रूप में प्रस्तुत किया हुआ रूप है। सही, बस एक लास्ट 24 चैप्टर बचा, मैं इसको कंप्लीट करके आपको कॉपी करके दे दूंगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें क्या बताया गया है आपको। ये जो भी होगा, चाहे बड़ा सार हो, चाहे बड़ा लेख हो, निबंध हो, कुछ भी हो, आपने क्या करना है, उसको बहुत छोटा लघु रूप में यहाँ पे व्यक्त करना सीखना है, ठीक है। तो चलिए इसको सीखते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, सार लेखन या संप्रेषण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो चलिए बच्चों देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान रखने योग्य हैं। चलिए देखिए, किसी भी लेख या अनुच्छेद का संप्रेषण करते समय, दोबारा, किसी भी लेख या अनुच्छेद का संक्षेपण करते समय निम्नलिखित नियमों को दोबारा, निम्नलिखित नियमों को यदि ध्यान में रखा जाए तो लेखन के इस रूप में छात्र निपुणता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, तो ये कुछ नियम है, आइए देखते हैं एक एक करके, ठीक है, जिससे हम यहाँ पे हम सार लेखन करने में बहुत ही ज्यादा निपुण हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों देखिए, आइए। तो पहला नियम क्या कहता है? सार लेखन में मूल रचना के कथ्य अथवा अभिप्राय में तनिक भी अंतर नहीं आना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखिए, मूल रचना के आधार को लगभग 1/3 के रूप में रह जाना चाहिए। तो बच्चों देख रहे हैं कि आपको अगर बहुत बड़ा एक निबंध दिया गया हो तो उसमें आपको वो 1/3 इसका करना है, तभी वो उसका लघुतम रूप माना जाएगा। तीसरा देखिए, छात्र अपनी ओर से उदाहरण अथवा उद्धरण आदि ना दें। तो समझ आया बच्चों कि आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसे उदाहरण, कोई भी अलग से बातें ना लिखें, ठीक है। देखिए, चौथा है, अनावश्यक और अप्रासंगिक बातों का समावेश नहीं होना चाहिए, ठीक है। पांचवा देखिए, व्यास शैली के स्थान पर समास शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। छठा देखिए, मूल पाठ को सावधानी से तब तक पढ़ा जाए जब तक उसका आशय समझ में ना आ जाए, ठीक है ना बच्चों। देखिए, जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप उसका आशय, तब तक आप उसको लघुतम रूप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना बच्चों। इसीलिए आपको उसको समझना अनिवार्य है, ठीक है। समझना उसको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगला देखिए, सातवां है, पाठ के मूल बिंदुओं को रेखांकित कर लें, ठीक है। आठवां देखिए, रेखांकित किए गए मूल बिंदुओं अथवा मुख्य कथनों को ध्यान में रखकर अधिक शब्दावली, अपनी शब्दावली में उनको स्पष्ट करें, ठीक है। सातवां देखिए, पाठ के मूल बिंदुओं को, दोबारा, नौवां देखिए बच्चों क्या है, सार लेखन के समय अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाए, ठीक है ना बच्चों। 10वां है, मूल पाठ या कथ्य की आलोचना कभी ना की जाए। एक आदर्श लेखक और अपनी ओर से ना कुछ जोड़ता है और ना ही कम रखता है, ठीक है बच्चों। देखिए, संक्षेपण को संक्षेपण को अंतिम रूप देने से पहले उसका प्रारूप कच्चे रूप से तैयार करना चाहिए। तो देखिए ना बच्चों, देखिए, जब भी आप यहाँ पे लघुतम रूप लिखते हैं, संक्षेपण करते हैं, तो उससे पहले आपको उसका एक बहुत, आप कह सकते हैं, उसका कच्चा रूप आप तैयार कर लीजिए, जिससे आपको उसका सही जो आप लिखने वाले हैं उसको लिखने में कोई भी कठिनाई ना हो या गलती ना हो, है ना। 11वां देखिए, एक आदर्श सार लेखन या संक्षेपण में सरलता, स्पष्टता कच्चे रूप से तैयार करना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। समझ आया? चलिए आइए बच्चों, अब हम आगे करते हैं, ठीक है। हमने इसके सारे नियम तो देख लिए हैं, अब हम आगे करते हैं बच्चों। देखिए, तो ये है शीर्षक चयन, ठीक है। देखिए, अच्छे शीर्षक का चयन छात्र की योग्यता और बुद्धिमत्ता का परिचायक होता है। अतः जिस अवतरण का सार लेखन करें उसका शीर्षक अवश्य दे। तो बच्चों समझ आया, शीर्षक के बिना आपका जो आप लिखने वाले हैं वो अधूरा माना जाएगा, इसीलिए आपको उसका शीर्षक जो अवश्य ही देना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, 2-3 बार अवतरण के पश्चात पढ़ने, दोबारा, 2-3 बार अवतरण के पढ़ने से शीर्षक स्पष्ट हो जाता है। प्राय
प्रथम या अंतिम पंक्तियों में शीर्षक का संकेत मिल जाता है, ठीक है ना। शीर्षक अवतरण के केंद्रीय भाव विचार पर आधारित होता है। शीर्षक छोटा और सार्थक होना चाहिए। तो बच्चों समझ आए यहाँ पे आपका जो मुख्य शीर्षक है वो कैसा होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, समझ आया। और जो कि आप लिखने वाले हैं सार, उसके आधार पर ही होना चाहिए, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तभी किसी को भी जब कोई पढ़ेगा आपका सार, तो तभी तो उसे समझ में आए कि आपने जो शीर्षक लिखा है, शीर्षक पढ़ते ही वो समझ जाएगा कि आप किसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, अब है सार लेखन और सारांश लेखन में अंतर। चलिए देखिए, सारांश इसका अर्थ है सार जमा अंश, तो ये इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। अब देखिए, अपने शब्दार्थ के कारण सार लेखन का पर्यायवाची सा लगता है, परंतु तात्विक दृष्टि से देखने पर इन दोनों में स्पष्ट अंतर है, ठीक है। कौन सा अंतर है? संक्षेपण के लिए सबसे प्रधान नियम है मूल वक्तव्य, लेख, परिच्छेद अथवा अनुच्छेद का 1/3 होना। समझ आया बच्चों, 1/3 होना आवश्यक है, तभी उसको माना जाएगा, ठीक है। जैसे 300 शब्दों के पाठ को 100 शब्दों में लिखना, समझ आया, ये हो गया उसका 1/3। देखिए, सारांश मूल पाठ का सार अंश अवश्य होता है, लेकिन उसमें 1/3 होने की शर्त नहीं है। बच्चों समझ आया कि सारांश में और जो आपका है, तो बच्चों समझ आया कि सारांश में और आपका जो संक्षेपण है उसमें क्या अर्थ है। देखिए, संक्षेपण में आपको 1/3 लिखना होता है, जबकि सारांश में आपको इसकी कोई ऐसी भी शर्त नहीं होती, ठीक है। आगे देखिए, आप सारांश उससे बड़ा भी हो सकता है और उससे छोटा भी, ठीक है। सारांश शब्द अंग्रेजी के जिस्ट के पर्याय के रूप में ग्रहण किया जाता है, जिसका अर्थ भावार्थ होता है। समझ आया बच्चों। चलिए आइए अब हम करते हैं पहला मूल अंश, ठीक है। देखो बच्चों, तो चलिए देखिए, अब बच्चों आप देख रहे हैं कि जो मूल अंश है यहाँ पे एक तरीके का ये निबंध है, फिर इसके बाद में हमें क्या दिया वो संक्षेपण, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ठीक है। देखिए, तो पहले हम इसका निबंध पढ़ लेते हैं, ये इसके बारे में क्या लिखा गया है। देखो बच्चों, आप ट्रेन में हो या बस में, स्टेशन पर हो या बस स्टैंड पर, यदि आप अपने हाथ में अखबार लिए हैं अथवा पढ़ रहे हैं, तो आपके आगे पीछे और अगल बगल में दर्जनों आंखें उस अखबार पर गड़ जाएंगी, है ना बच्चों, ऐसा ही होता है ना। देखिए, अब दूर पिछली सीट पर बैठे या खड़े महानुभावों की गर्दन सारस जैसी लंबी हो जाएगी, है ना। अब देखिए, आप एक ही पन्ना जो तो पढ़ रहे हैं, आप एक ही पन्ना तो पढ़ रहे हैं, लीजिए बाकी पन्नों के लिए इन झांकने वालों के साथ आपकी ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अब क्या है, इस लाइन को दोबारा बोल रही हूँ, लीजिए बाकी पन्नों के लिए इन झांकने वालों के हाथ आपकी ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो, आपने पूरा अखबार उनकी ओर झुंझलाकर बढ़ा दिया है, या सौजन्यवश इसकी उन्हें परवाह नहीं है, वे तो इत्मीनान से पढ़ने लगे हैं और जैसे अखबार उन्हीं का था, आप मांग रहे थे और अब वापस ले लिया है, ठीक है। चलते समय उनके हाथ से अखबार ले लेने की अभद्रता ना करें, ठीक है, तो वह आपके पास नहीं आएगा। और यदि आप जल्दी से अखबार लेना भूल गए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपने उस दिन अखबार खरीदा ही ना था। तो बच्चों समझ आए, यहाँ पे एक अखबार के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, कि किस प्रकार जब हम उसे पढ़ते हैं तो उस पर 10 और जो हमारे आसपास लोग होते हैं उनकी आंखें भी उसी पर गड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि वो भी उसी पेपर को पढ़ना चाहते हैं, है ना। चलिए अब इसका हम संक्षेपीकरण करते हैं। आइए बच्चों देखिए, तो ये है अवतरण का शीर्षक। बच्चों देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें शीर्षक दिया हुआ था मूल अंश। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने हमारा विषय है उसी से जुड़ा हुआ एक उसका शीर्षक रख दिया है। तो देखिए क्या है, अखबार मांग कर पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए देखिए, भारत में मोल लेकर अखबार पढ़ना तो गुनाह है। आप अखबार लेकर कहीं चले जाएं, सर्वत्र मुफ्त में अखबार पढ़ने वाले मिल ही जाएंगे। बच्चों ऐसा ही होता है ना, कभी कभी देखिए हम खरीदे ना खरीदे, लेकिन अगर हमने मान लीजिए खरीद लिया, तब भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो मुफ्त में आसपास में जो लोग पढ़ने वाले होते हैं वो तो हमेशा रहते हैं ना। देखो, उनमें सभ्यता नहीं होगी कि यह समझे कि जिसने पैसे दिए हैं उसे पहले उसे पढ़ लेने दे, है ना बच्चों, यही होना चाहिए ना, जिसने खरीदा है उसे पहले पढ़ना चाहिए, ठीक है। इतना ही नहीं, मांगने वाले इत्मीनान से पढ़ते हैं और यदि उन्हें स्मरण ना दिलाया जाए तो वह बाद में लौटाएंगे भी नहीं। तो बच्चों ऐसा ही होता है। तो बच्चों आपको समझ आया कि हमने इतने बड़े पूरा जो हमारा एक निबंध लिखा हुआ था, एक उसके बारे में लिखा हुआ था, आपने देखिए संक्षिप्तकरण में बहुत ही 3 लाइनों में ही इसे खत्म कर दिया है ना। चलिए अब आगे देखिए, ये है दूसरा मूल अंश। चलिए इसे पढ़ लेते। क्या है, आज हम स्वतंत्र हैं, हमारा देश स्वतंत्र है, हमारा देश स्वतंत्र है, ठीक है, परंतु हम देखते हैं कि आज भी जनता में अशांति और उदासीनता है और चारों ओर रोष विद्यमान है,
ठीक है, आए दिन हड़तालें होती रहती हैं, ठीक है, अनशन और प्रदर्शन होते हैं, लोग आधिकारिक अधिकारों को की मांग करते हैं, ठीक है, अपनी बातों को मनवाने के लिए अनुचित एवं हिंसात्मक कार्यवाही का देश की उन्नति में बाधा तथा वातावरण में अशांति उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों ऐसा ही होता है ना। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अशांत हो रहे हैं, है ना। देखिए आप, व्यक्तिगत स्वार्थ के सामने आज सामाजिक हित की को दोबारा बोल रही हूँ इसको, व्यक्तिगत स्वार्थ के सामने आज सामाजिक हित की ओर कोई ध्यान नहीं देता है ना बच्चों। राष्ट्रीयता को छोड़कर मानव सांप्रदायिक मनोवृत्ति का दास बना हुआ है। लोगों में राष्ट्रीय भावना का ह्रास होता जा रहा है ना बच्चों। ऐसे ही होता जा रहा है कि वो राष्ट्रीय नहीं समझ रहे, राष्ट्रीय अपने आप को एक राष्ट्रीय अंतरात्मा नहीं समझ रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मानव के हिसाब से देख रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ मानव है और सिर्फ हम अपना ही सोचेंगे पहले, ठीक है, हमें दूसरों की परवाह नहीं है, ऐसा कुछ सोचते हैं ना बच्चों। देखो अब आगे, जिससे सांप्रदायिकता, अधार्मिकता आदि कुप्रवृत्तियां तीव्रता से बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। इन सभी के मध्य सबसे अधिक खेद का विषय यह है कि दंगों तथा कुप्रवृत्तियों में सरस्वती माँ की आराधना में लीन छात्रगण भी भाग लेने लगे हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए आइए अब हम करते हैं इसका संक्षेपीकरण। देखो बच्चों क्या है, पहला इसका शीर्षक लिखते हैं क्या है, अवतरण का शीर्षक ये है कि स्वतंत्र भारत की दयनीय दशा, ठीक है। चलिए देखिए, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी भारत में वह शांति, सुख तथा उल्लास नहीं है जिसकी आशा थी। हड़ताल तथा अनशन दो दैनिक कार्य को हो गए हैं, ठीक है। लोग कर्तव्य से दूर जाकर अधिकार की बात करते हैं। राष्ट्रीय भावना का तो पूर्ण लूप हो गया है, ठीक है ना बच्चों, जिससे चारों ओर स्वार्थ दिखाई पड़ता है। और विद्यार्थी भी देश के हित में लगे हुए हैं। तो देखिए बच्चों, हमने कितना बड़ा जो आपके पास लिखा हुआ था एक निबंध जैसा, हमने उसका देखिए संक्षिप्तकरण में सिर्फ और सिर्फ 3 और उससे आधी लाइनों में पूरा कर दिया है ना बच्चों। और देखिए बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट शब्दों में हमने समझा दिया कि आज की जनता कैसी हो रही है ना। चलिए आगे देखिए, तीसरा है बच्चों, आइए मूल अंश पढ़ते। पहले क्या है, यह संसार परिश्रम का है, जो परिश्रम करने को तैयार नहीं है वह कुछ नहीं कर सकता। सतत परिश्रम ही हमें आगे ले जाता है, ठीक है ना बच्चों, परिश्रम से ही सब कुछ होता है। सुस्ती पीछे की ओर ढकेलती है, दोबारा सुस्ती पीछे ही ढकेलती जाएगी, ठीक है। हम लोग अपने काम से जल्दी से थक जाते हैं, परेशान होकर उसे छोड़ देते हैं, इस कारण हम उन्नति नहीं कर पाते, ठीक है। हमको धुन नहीं है, लगन नहीं है, हम थोड़े से बहुत चाहते हैं, हम थोड़े में बहुत चाहते हैं, ना मिलने पर रूठ जाते हैं, ठीक है ना बच्चों, ऐसा ही होता है ना। इस परिश्रम की कमी से हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, दोबारा इस परिश्रम की कमी से हम अपना काम ठीक से नहीं करते, यही होता है बच्चों। 24 घंटे कम नहीं है, इनमें से अधिक हम अपव्यय कर देते हैं, है ना बच्चों। देखो अब संसार के बड़े से बड़े कार्य करने वालों को 24 घंटे मिले हैं, पर वे इतने में भी इतना कर लेते हैं जितना हम साधारण लोग हफ्तों और महीनों में नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। सतत परिश्रम की प्रकृति का नियम है। तो बच्चों आपको समझ आया यहाँ पे कि देखिए हमारे पास जो समय नियत है, हम उसी समय में हम सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। जो सफल लोग हैं उन्होंने भी तो यही 24 घंटों का प्रयोग किया है, यही बताया जा रहा है। चलिए आगे देखिए, जो इस नियम का पालन नहीं करेगा वह कष्ट उठाएगा, ठीक है। हमारा कार्य कुशल नागरिक, अपने कार्य को जानने वाला, इस कार्य पर गर्व करने वाला, उस कार्य को करते रहने में यथासंभव परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति की हमारे समाज के प्रत्येक अंग में कमी है, ठीक है। आइए बच्चों अब हम इसका संक्षिप्तकरण देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अवतरण का शीर्षक देखिए क्या है, श्रम का महत्व, ठीक है। देखिए बच्चों, बिना परिश्रम किए व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता, ठीक है। जिन्हें काम करने की धुन नहीं है वे पीछे ही रह जाएंगे। लोग अपना मूल्यवान समय यूं ही गुजार देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक का सर्वप्रथम यही गुण है कि वह रात दिन अपने कार्य में व्यस्त रहे, ठीक है। अनेक व्यक्ति कठिन श्रम से थोड़े समय में ही महान बन गए हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब अगला है हमारे पास मूल अंश चौथा, देखिए क्या है, इस समय भारतीय नारी के पास ऐसा कौन सा विशिष्ट गुण है जिसे पाकर किसी भी देश की मानवीय देवी बन सकती है, ठीक है। अब देखो उसमें वह सहन शक्ति की सीमा व्याप्त है, जिसके द्वारा मनुष्य घोर से घोरतर
अग्नि परीक्षा हंसते हंसते पार कर सकता है, ठीक है, और अपने लक्ष्य के मार्ग में बाधाओं पर बाधाएं देखकर नहीं सिहरता, ठीक है। देखो अब आगे, उसमें वह त्याग है जो मनुष्य के शुद्ध उसमें वह त्याग है जो मनुष्य के शुद्ध त्याग वृत्ति के क्षण भर में नष्ट कर डालता है, ठीक है, और उसे अन्य के कल्याणार्थ अपनी आहुति के लिए प्रस्तुत कर देता है। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे ये नारियों के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके अंदर कितनी सहनशीलता है, ठीक है। देखिए बच्चों, उसमें मनुष्य को देवता की पंक्ति में बैठा देने वाली पवित्रता है जो मरना नहीं जानती, तथा उससे हमारी संस्कृति का वह कोश है जिसकी किसी अन्य के द्वारा रक्षा संभव नहीं है, ठीक है। वह आज भी त्यागमयी माता, पवित्रता पत्नी, स्नेहमयी बहन और आज्ञाकारिणी पुत्री है, ठीक है बच्चों। जब संसार के विकसित देशों की स्त्रियां भौतिक सुख भोग कर इतनी युग जीर्ण संस्कृति न्यौछावर कर रही हैं, यह त्याग, बलिदान और स्नेह के काम पर सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। देखिए बच्चों, ये नारियों के बारे में बताया गया है कि हमारी माताएं, बहनें सब कितनी ही ज्यादा सहनशील होती हैं और अपनी खुशी को ना सोचते हुए दूसरों की खुशियों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है ना। चलिए बच्चों, संक्षेपीकरण देखिए इसका क्या है। अवतरण का शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक देखिए, भारत की गुणमयी नारी। चलिए देखिए, भारत की नारी के पास आजकल उसे देवी बनाने वाले सभी गुण मौजूद हैं, ठीक है। उसमें सहन शक्ति, त्याग की भावना, पतिव्रता जैसे अनेक गुण हैं जो उसे बहुत ऊंचा उठा देते हैं, ठीक है। संसार के अन्य स्त्रियों से उसकी माँ, बहन, फिर पत्नी, अपनी पुत्री एवं पुत्री का रूप वही उच्चतर। दोबारा, संसार की अन्य स्त्रियों से उसकी माँ, बहन, पत्नी एवं पुत्री का रूप कहीं उच्चतर है, ठीक है। संसार की स्त्रियां जहां भोग विलास को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझती हैं, भारतीय नारी त्याग, बलिदान में ही अपना गौरव समझती है, ठीक है ना बच्चों। चलिए बच्चों, अब एक आखिर है हमारे पास, ये है 5वां मूल अंश, ठीक है। देखिए मूल अंश देखिए इसका क्या है। गरीब हो या अमीर, हर एक व्यक्ति को कुदरत ने समय की संपत्ति प्रदान कर रखी है, ठीक है। जीवन की ही समय है, किसी को निश्चित तौर पर कुछ पता नहीं है, ठीक है। किसी को निश्चित तौर पर कुछ पता नहीं कि कब विधाता उसको दिए गए समय रूपी धन को वापस ले लेगा, है ना बच्चों, ठीक है। जीवन की सांसों की डोर कब और कहां टूट जाएगी, यह किसी को भी ज्ञात नहीं होता, ठीक है ना बच्चों। देखिए, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समय के महत्व की पहचान रखनी चाहिए। जीवन की सार्थकता इसी में है कि समय का सदुपयोग किया जाए और एक एक क्षण को अमूल्य निधि की भांति जीवन निर्माण एवं समाज कल्याण में लगाया जाए, ठीक है बच्चों। उसी व्यक्ति का जीवन स्मरणीय माना जाता है जिससे उसे स्वर्गारोहण के उपरांत भी लोग याद करें, ठीक है बच्चों। आगे देखो, अब अपने समय का एक भी क्षण गंवाकर हम अपनी बहुत बड़ी हानि कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। देखिए, अब जो समय हमारे हाथों से एक बार निकल जाता है वह लौटकर हमारे पास कभी वापस नहीं आता। जिस किसी ने समय के महत्व को समझा और पहचाना है, वही जीवन में सफलता का मुकुट धारण कर सका है, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसका संक्षेपीकरण करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, अवतरण का शीर्षक, ठीक है, देखिए क्या है, समय का महत्व। देखो बच्चों, समय की संपत्ति गरीब और अमीर दोनों को प्रकृति ने दी है, ठीक है। समय ऐसा धन है जिसके एक एक क्षण को महत्वपूर्ण कार्यों में लगाना चाहिए। लौटा हुआ समय कभी नहीं आता, ठीक है। समय के महत्व को जानकर ही हम महान बन सकते हैं, ठीक है बच्चों। जीवन की सफलता की कुंजी समय है और महानता की सीढ़ी भी है। तो बच्चों, आपको समझ आया? देखिए, हमने इसमें कई सारे ऐसे मूल अंश देख लिए और उसके संक्षेपीकरण भी देख लिए, ठीक है बच्चों। मैं आशा करती हूँ अब आपको संक्षेपीकरण लिखना बहुत अच्छे से आ गया होगा, है ना। चलिए अब इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। आइए बच्चों, देखिए क्या है। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए क्या करते हैं, क्या है, सार लेखन या संक्षेपीकरण किसे कहते हैं, बताइए किसे कहते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, हमने सबसे ऊपर यही देखा था। देखिए क्या है, यहाँ देखिए हमने इसमें क्या देखा था, संक्षेपीकरण क्या था। संक्षेपण यह संक्षिप्त शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या था, लघु या छोटा। तो बच्चों, आपको समझ आया यहाँ पे, यह विस्तृत को लघु और छोटा करने की प्रक्रिया को व्यक्त करता है, ठीक है बच्चों, यही है उसका अर्थ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ख, सार लेखन या संक्षेपण का महत्व बताइए। तो देखिए, सार लेखन क्या था। देखिए, सार लेखन में हमने देखा था क्या कि उसमें जितना भी हमारे वाक्य लिखे गए होते हैं मूल अंश में, उसका 1/3
दोबारा देखिए बच्चों, सार लेखन में क्या होता है, जिसमें हमारा जो मूल अंश लिखा होता है उसमें कोई भी उसके अनुसार एक, जैसे कह सकते हैं एक, आप कह सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं होती कि आपको 1/3 करना या 1/4 करना, ठीक है। लेकिन जो आपका संक्षेपण है उसमें आपको मूल अंश का 1/3 भाग लिखना होता है, ठीक है। चलिए अब ग देखिए, सार लेखन के समय किन बातों में को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए बच्चों देखिए, हमने सार लेखन में यहाँ पे देखा था कौन कौन सी बातें। देखिए बच्चों, ये कुछ बातें हैं, यहाँ पे 11 बातें दी गई हैं, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, यही बातें आप वहां पे दोहरा सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या था, सार लेखन में मूल रचना के कथ्य अथवा अभिप्राय में तनिक भी अंतर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार ये सारे 11 हैं जो कि आप वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न करें, अब है हमारे पास घ। देखिए सार लेखन में किन बातों का समावेश नहीं होना चाहिए, बताइए क्या बताया गया था। आइए नियमों में अभी हमने देखा था क्या था, ये देखिए क्या है, समावेश नहीं होना चाहिए, कौन सा था देखिए। देखिए बच्चों क्या है, अनावश्यक और अप्रासंगिक बातों का समावेश नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका नियम जो है 4, ये है, ठीक है। चलिए अगला देखिए बच्चों, अब कौन सा है, ये है आपका अगला प्रश्न है, मूल पाठ अथवा अंश को सावधानी पूर्वक पढ़ना क्यों आवश्यक है। क्योंकि बच्चों जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको उसका वो जो पूरा लिखा गया है वो समझ नहीं आएगा और आप उसको उसका संक्षेपण भी नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से आपको उसको जब तक कि वो समझ में ना आ जाए तब तक आपको उसका पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, च क्या है, एक आदर्श लेखन सार लेखन में किस बात का ध्यान रखता है। चलिए बच्चों दिखा देते हैं, ये आपके सारे जो प्रश्न है ये आपके नियमों के आधार पर है। देखिए बच्चों कौन सा नियम है इसमें, 10वां नियम है। तो देखिए, मूल पाठ या कथ्य की आलोचना कभी ना की जाए। एक आदर्श लेखक अपनी ओर से कुछ न एक आदर्श लेखक अपनी ओर से ना कुछ जोड़ता है और ना कम ही करता है, ठीक है। संक्षेपण को अंतिम रूप देने से पहले उसका प्रारूप कच्चे रूप से तैयार करना चाहिए, ये सब बातों का वो ध्यान रखता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अब देखिए अगला प्रश्न कौन सा, ये देखिए ये है 6, एक आदर्श सार लेखक कैसा होना चाहिए, ठीक है। एक आदर्श सार लेखन कैसा होना चाहिए, चलिए देखिए इस ये भी आपका नियम है, कौन सा 11वां। तो एक आदर्श सार लेखन या संक्षेपण में सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता एवं प्रभावोत्पद प्रभाव उत्पादकता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप बच्चों, ये इसका अगला प्रश्न कौन सा है, ज, सार लेखन एवं सारांश लेखन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यह तो हमने देख लिया था, सार लेखन क्या होता है, जिसमें आपकी जो एक सीमा है, मतलब एक कोई भी एक सीमा नहीं होती, ठीक है। वो छोटा भी हो सकता है मूल अंश से या फिर ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपका जो सारांश लेखन है उसमें क्या होना चाहिए बताइए, उसमें आपकी 1/3 भाग होना चाहिए, मतलब उसकी एक सीमा होती है, ठीक है। अब ज देखिए, ज देखिए बच्चों क्या है, शीर्षक का चयन कैसे किया जाता है, बताइए बच्चों कैसे किया जाता है। देखिए तो हमने सबसे पहले देखा था यहाँ पे शीर्षक कैसा होना चाहिए, देखिए ये आपके पाठ के जो भी आपका मूल अंश है उसके आधार पर ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कि कौन सा नियम है इसका बच्चों, देखो देखिए बच्चों, तो शीर्षक कैसा होना चाहिए, देखिए अच्छे शीर्षक का चयन छात्र की योग्यता और बुद्धिमत्ता का परिचय देता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो भी है, देखिए क्या है यहाँ पे आते हैं, जिस अवतरण का सार लेखन करें उसका शीर्षक अवश्य देना चाहिए, वो तो है, और 2-3 बार अवतरण को पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही स्पष्ट शब्दों में आपको वो देना चाहिए, ठीक है। देखिए प्रथम या अंतिम पंक्तियों में शीर्षक का संकेत मिल जाता है, तो समझ आया बच्चों, जो भी आपके पास मूल अंश है उसके आप प्रथम या फिर अंतिम चरण में देखिएगा तो आपको उसका शीर्षक मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो शीर्षक अवतरण के केंद्रीय, समझ आया बच्चों, और शीर्षक कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों अगला क्या है, तो बच्चों देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ अब आपको यहाँ पे सारांश लेखन बहुत अच्छे से आ गया होगा, है ना। चलिए बच्चों तो ये तो पूरा हो गया है। आइए बच्चों देखिए इसके अंतिम में एक OMR शीट दी गई है, मतलब अभ्यास शीट, चलिए इसे पूरा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। चलिए बच्चों इसे पूरा कर लेते हैं। पहला देखिए क्या है, भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, कितनी भाषा को बच्चों, देखिए तो ये है 22, ठीक है। दूसरा देखिए, विदेशी शब्द का उदाहरण है, बताइए क्या है, स्कूल, कूपन या लीची, तो बताइए कौन सा है, तो ये स्कूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए क्या है, यौगिक शब्दों की रचना कितने प्रकार से होती है, ठीक है, 3, 4, 5, बताइए तो यौगिक क्या होता है बताइए बच्चों। देखिए तो क्या इसका उत्तर होगा, देखिए तीसरे का हो जाएगा आपका पहला, ठीक है, 3 शब्दों से, ठीक है। अब देखिए चौथा देखिए, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा बताइए, सर्वप्रिय, घनश्याम या भरपेट, बताइए कौन सा होगा, तो ये होगा आपका घनश्याम, ठीक है।
चलिए 5वां देखिए अब क्या है, लिंग के भेद हैं, बताइए कितने। तो ये है इसके 2 लिंग, ठीक है, 2 भेद होते हैं। तीसरा देखिए, माली का स्त्रीलिंग शब्द है, बताइए कौन सा, मालिन, ठीक है। अब 7वां देखिए, हिंदी में वचन होते हैं, बताइए कितने। तो ये होते हैं 2, ठीक है। 8वां देखिए, लेखक का बहुवचन है क्या, लेखिका, है ना, तो लेखिकाएं। चलिए अब 9वां देखिए क्या है, संप्रदान का अर्थ है, बताइए क्या है संप्रदान का अर्थ, देना, लेना या कोई नहीं, बताइए। देखिए बच्चों, तो इसका अर्थ है आपका देना, ठीक है। 10वां देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, बताइए क्या, वह, क्या, तुम, तो ये है क्या। 11वां देखिए, तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, बताइए कितनी, 2, है ना। चलिए अब देखिए 12वां, क्रिया के भेद है, बताइए कितने भेद होते हैं। देखिए बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, ठीक है, 2। चलिए बच्चों, आइए अब एक और आगे आपको प्रश्न पत्र दिया गया है, प्रश्न पत्र 2, जो कि आपका पाठ 13 से 24 के आधार पर है। चलिए इसे पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। क देखिए, प्रविशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो होते हैं आपके प्रविशेषण, ठीक है। चलिए ख देखिए, क्रिया का मूल क्या है, बताइए, क्रिया का मूल क्या होता है, बताइए। जैसे कि अगर देखा जाए, देखिए बच्चों, तो क्रिया का मूल क्या है, धातु, ठीक है। ग देखिए, अपर तथा अपार का अर्थ लिखिए, ठीक है बच्चों। चलिए करते हैं इसे। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे अपर का अर्थ क्या होगा, बताइए। अपर का अर्थ होता है यहाँ पे दूसरा, और अपार का अर्थ होता है अत्यधिक, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे क है क्या, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों, जिन वाक्यों में आपका कर्म नहीं होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया, ठीक है। ख देखिए, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, बताइए बच्चों। तो देखिए, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनके अलग अलग बहुत सारे अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। ग देखिए, पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बताइए बच्चों। देखिए, पत्र में आपको पता लिखना चाहिए, है ना, संबोधन के लिए जगह होनी चाहिए, दिनांक, है ना, जो भेज रहा है उसका पता, जो भी जिसको भेज रहे हैं हम, प्राप्त करने वाला, उसको भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसका हमें संबोधन भी पता होना चाहिए, और जो भी हम मुख्य बातें लिखना चाहते हैं वो सभी का बहुत अच्छे से सरल वाक्यों में वहां पे विस्तरण होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब है बच्चों, देखिए तीसरा प्रश्न ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क देखिए, संख्यावाचक विशेषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देखिए, संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं, एक होते हैं आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित का अर्थ ये होता है कि जहां पे क्या होता है, जहां पे एक निश्चित संख्या का बोध हो, और अनिश्चित का अर्थ ये होता है कि जहां पे कोई भी आपको निश्चित संख्या का बोध नहीं हो पाता, ठीक है। तो यही होता है आपका संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब ख देखिए, उद्देश्य तथा विधेय को सोदाहरण समझाइए। देखिए देखिए, जिस बात को हम कह रहे हैं, ठीक है, जो कह रहा है या फिर जिसके जो हमारा जिसके बारे में हम कह रहे हैं वो आपका क्या है, उद्देश्य, और ठीक है विधेय क्या होता है, जिसके बारे में हम कह रहे हैं, जो बात हम कह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं उस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन क्या कह रही हूँ, वो अच्छा है, ठीक है, तो वो कैसा है, वो अच्छा है। जो बात कही जा रही है वो आपका विधेय है, ठीक है। जिसके बारे में बात हो रही है वो उद्देश्य है, और जो बात कही जा रही है वो विधेय, ठीक है। अब देखिए ग प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को उपयुक्त मुहावरों द्वारा पूरा कीजिए। चलिए एक पहला बताइए क्या है, छोटी छोटी बातों पर। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे आपको बोला गया कि निम्नलिखित वाक्यों को उपयुक्त मुहावरों द्वारा पूरा कीजिए, ठीक है। पहला बोला गया यहाँ पे छोटी छोटी बातों पर, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं इसका, ये हो सकता है आपका जैसे बात का बतंगड़ बनाना, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, शिवाजी ने मुगलों को की ईंट से ईंट बजा दी थी, ठीक है। तीसरा देखिए, बिहारी ने अपने दोहों से दिल भर दिया, ठीक है। चलिए चौथा देखिए, वह अखबार भी नहीं पढ़ सकता, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको 3 विषय दिए गए हैं, उन पे आपको निबंध लिखना है। पहला है खेलों का महत्व, ख है आदर्श मित्र के गुण, और तीसरा है ग राष्ट्रीय प्रेम। तो देखिए बच्चों, चलिए बच्चों, तो ये प्रश्न पत्र हम पूरा कर चुके हैं, ठीक है। अध्याय भी हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नई पुस्तक और एक नए अध्यायों के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए बच्चों, ठीक है। और इन सब की आप अच्छे से अभ्यास करते रहिए, ठीक है। चलिए तो बाय बच्चों।